हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो ज्योइटीज हमारी सीरीज चल रही है उसका। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ नंबर विच इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बट नॉट इन द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेसिकली जब आप भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो आप सभी को पता है कि जैसे हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी हम उनको बोल देते हैं। तो फ्लोटिंग वैल्यूज़ कैसी होती है हमारी, जैसे हम स्टोर करते हैं 10.2395 ऐसे करके जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली फ्लोटिंग वैल्यूज़ हम बोल देते हैं। और जब हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम समटाइम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल वे में भी लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास वैल्यू थी 10.00000123 ऐसे करके मेरे पास वैल्यू थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समटाइम हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 10। और एक्सपोनेंशियल में कितनी पावर चली जाती है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लिख देते हैं 10 और यहाँ पे डॉट में कर देते हैं e⁻9। तो ऐसे करके भी हम समटाइम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, तरीके होते हैं किसी भी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के। तो यहाँ पे बोला है कि ये तो चलो नॉर्मली है, इन जनरल जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप इसी तरीके से देखते हो जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हो और वहाँ पे अगर आप फ्लोट वेरिएबल का यूज़ करते हो या फिर आप वैल्यूज़ को एज अ फ्लोट डिस्प्ले करवाते हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तब आपको वैल्यूज़ ऐसी देखने को मिल जाती हैं जैसे मैंने अभी आपको बताई 2 3 4 5 से ऐसे करके आपको वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। ओके। पर एक टर्म आती है, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पूछी गई है कि एक नंबर है जिसको आप स्टोर करते हो और प्रोसेस करते हो, पर कैसे, बट नॉट इन द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल। अब आप इस फॉर्मेट का यूज़ नहीं करते हो। सिंपल बोलने का मतलब है, आप डेसिमल वैल्यू तो रिप्रेजेंट करते हो, ओके, मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो आप रिप्रेजेंट करते हो, पर नॉर्मली जैसे आप वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो वैसे आप नहीं करते हो। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप उस वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फिक्स्ड पॉइंट नंबर का यूज़ करता है। एक्चुअल में होता है क्या है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा जिन बच्चों ने, तो उनको तो आइडिया होगा, पर जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी फिक्स्ड पॉइंट नंबर की बात करते हैं या फिर हम किसी भी फिक्स्ड पॉइंट नंबर को जब स्टोर करते हैं, कहाँ पे स्टोर करेंगे, किसी न किसी मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो ये हमेशा स्टोर होता है विद अ स्पेसिफिक, आपने हमेशा रखना है ये नंबर हमेशा, हम क्या करते हैं इनको कोई ना कोई स्पेसिफिक या फिर ऐसे बोल सकते हैं अनचेंज्ड नंबर एलोकेट कर देते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं सिंपल अगर एग्जांपल रखूँ इसका, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला कि जो मेरी वैल्यू होगी उसको हम स्टोर करेंगे x(x)(xx) करके। मतलब ये क्या बन गया, मेरा फॉर्मेट बन गया। तो मान लेते हैं मेरे पास जो आउटपुट है, तो मान लेते हैं मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एक वैल्यू प्लस की, मैंने किया 10.239 को प्लस कर दिया, किसके साथ, मान लेते हैं 0.123 के साथ मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एग्जांपल ऐसे कितना आ गया यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6, 2 1 3, और यहाँ पे कितना आएगा 10.362, यहाँ पे राइट आंसर आएगा। तो आप अगर आपने फिक्स्ड पॉइंट नंबर यूज़ नहीं किया होता तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट कितनी आती, आपको आती है यहाँ पे 10.362। पर यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मेट को फिक्स कर दिया। मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बिहाफ पे मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया कि जो मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट है, मतलब जो ये आपके सेंटर में आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे मुझे कितनी वैल्यू दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे दो ही वैल्यू दिखानी है। तो इसका मतलब है मेरे पास आउटपुट में कितना आएगा, ये मेरे पास आउटपुट में नहीं आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 10.36 आएगा। जो 2 होगा या फिर इसके आगे कोई भी नंबर होता वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, डिस्कार्ड हो जाता वहाँ से। तो मेरे पास आंसर कितना आता, स्क्रीन के ऊपर इतना ही आता। ओके। तो ऐसे करके क्या होता है, ये बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट नंबर का जो क्राइटेरिया होता है, इसका हम यूज़ करते हैं। हमेशा रखना है जो नॉर्मल हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं वो डायनेमिक होता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन की है ना, कि फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली जो आप नॉर्मल जब स्टोर करते हो उसको स्टैंडर्ड वे में नहीं करते हो। अगर आप स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल वे में डाटा को स्टोर करते हैं जिसको आप फ्लोटिंग बोलते हो, तो फ्लोटिंग हमेशा क्या होती है, डायनेमिक नेचर की होती है। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यूज़ को फ्लोटिंग पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर देती है, चाहे वो वैल्यू जितनी मर्जी लंबी हो। पर जब हम स्टैटिक की बात कर देते हैं या फिर फिक्स्ड की बात कर देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स होते हैं, चाहे वो डेसिमल से पहले हों चाहे वो डेसिमल के बाद हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली फिक्स कर सकते हैं, ताकि वो कभी भी चेंज ना हो, मतलब अनचेंज ना हो। मतलब जो कॉमन फॉर्मेट हो वो कॉमन फॉर्मेट ही रहे। अगर इससे बाहर कोई वैल्यू जा रही है उसको वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। तो ये चीज़ें आपने समझनी होती है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो ना, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं धीरे धीरे।
तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टर्म आ गई है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में भी, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर अर्थमेटिक होता है उसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं बेसिकली, या फिर डेसिमल पॉइंट होते हैं, उनको हम कैसे स्टोर करते हैं, तो उनको हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर करते हैं। तो बस इसमें आप इतना नोट करके लिख लेना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होता क्या है, जो भी हमारे पास कंप्यूटर होता है, या फिर अगर हम किसी वैल्यू को कंप्यूटर में कंप्यूट कर रहे हैं, ओके, या फिर इन कंप्यूटर अरिथमेटिक, इसमें आपने नोट करना है कि होता क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स कैसे होंगे, नंबर हमेशा नोट करने हैं, इसको ऐसे लिख लो चाहे, नंबर्स कंटेनिंग, नंबर क्या कंटेन करते हैं आपके डेसिमल वैल्यूज़, ओके, या फिर डेसिमल वैल्यू बोल लो, या फिर डेसिमल पॉइंट्स आप बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा इसको लिख सकते हो। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक में हमारे जो नंबर्स हैं, अगर उनको मतलब नंबर्स जो कंटेन करते हैं कोई भी डेसिमल पॉइंट, तो उनको जो स्टोर किया जाता है, तो उनको जो स्टोर किया जाता है कहाँ पे, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो उसमें हम कौन सा बेसिकली एक टाइप का हम बोलते हैं कि कौन सा हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉलो करते हैं। तो ये भी आपने नोट करना है कि फ्लोटिंग पॉइंट हम कहाँ स्टोर करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी ये भी पूछा जाता है कि जैसे आपने अलग अलग कोई एग्ज़ाम देखे होंगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होता है उसका IEEE स्टैंडर्ड भी पूछा जाता है, कि जो आपके पास जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, इनको आप बेसिकली हमारा जो एक तरीके से पूरा ग्लोब का या फिर पूरी अर्थ का एक कंपनी है, या फिर उसको बोल सकते हैं एक संस्था है, जो क्या करती है अलग अलग चीज़ों को वैल्यू देती है या फिर नंबर्स देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, IEEE बोलते हैं। तो IEEE ने क्या किया है, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका किसने डिफाइन किया है, IEEE ने डिफाइन किया है, और IEEE का 754 इसको स्टैंडर्ड हम उसको बोलते हैं। मतलब कल को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि IEEE 754 जो स्टैंडर्ड है, वो कौन सी वैल्यूज़ को या फिर किस टाइप की डाटा को बताने का काम करता है, तो वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को बताने का काम करता है। तो छोटी चीज़ें हैं, पर इनको ज़रूर आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी तो अलग अलग चीज़ें आपको पता ही है, अलग अलग हम नंबर सिस्टम में मैंने अलग अलग आपको बेसिकली टाइप ऑफ हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी डाटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग डाटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं। बाकी जो हमारे पास किसी भी डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास 8 आ गया, तो ये किसी डाटा जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसकी बेस वैल्यू होती है, बेस या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडिक्स वैल्यू बोल देते हैं। तो बेस और रेडिक्स वैल्यू क्या होती है, बेसिकली जो हमारा हमारा जो नंबर है उसको बताने का काम करती है कि वो नंबर कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो वो बेसिकली हमारा बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू हम उसको बोल देते हैं। तो 8 क्या है यहाँ पे, बेस या रेडिक्स वैल्यू है, और 8 किसका है, ये बेस और रेडिक्स वैल्यू, ये हमारा ऑक्टल नंबर का, ओके, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द बेस 8। तो छोटे छोटे पॉइंट है, पर काइंडली इनको जरूर आप नोट करें। ऐसे ऐसे पॉइंट ही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए जो क्या करते हैं वहाँ पे इन चीज़ों को गलत कर देते हैं। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर ही रहे हैं, 2 पॉइंट आपने चलो नोट कर लिए। एक पॉइंट आता है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल लिया था ना, एग्जांपल इन द सेंस मैंने लिया था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया 10 पॉइंट ई, या फिर सिंपल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 10.25 ई की पावर -9, ऐसे करके मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, इसमें हमेशा आपने 2 पार्ट्स देखने होते हैं। एक पार्ट आता है बेसिकली मेंटीसा, दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल, ओके। एक हम बोल देते हैं मेंटीसा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट, या फिर फ्लोटिंग नहीं लिखना हो तो डेसिमल भी लिख सकते हो, है ना, फ्लोटिंग या फिर जो आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ होती है, इनको जब आप एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, इनको क्या करते हो आप, रिप्रेजेंट करते हो। तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मेंटीसा का पार्ट, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का पार्ट। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो इजी था, पर अगर किसी ने नहीं पढ़ा होता ना, तब वहाँ पे दिक्कत आती है। एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट का पार्ट, और एक हमारे पास मेंटीसा का पार्ट आता है।
ओके, तो ये काइंडली ज़रूर आप नोट कर लें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ताकि ये चीज़ें मैं आपको तो लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप ना कंप्यूटर की मतलब आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में भी दे रखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आप रिप्रेजेंट करते हो तो कौन सा नंबर फॉर्मेट आप यूज़ करते हो। बाकी जैसे हमने बताया था कि हम एएलयू के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब हमने सीपीयू के बारे में मैंने आपको बेसिक में बताया था, तो मैंने चीज़ें कुछ बताई थी कि सीपीयू हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक एएलयू होता है, सीयू होता है, एक हमारे पास क्या होती है, मेमोरी होती है, जिसको हमें रजिस्टर बोल देते हैं। तो जो हमारे पास एएलयू होते हैं या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की जो भी प्रोसेसेस होती हैं, तो उसमें भी तो हम किसी न किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते ही हैं, ठीक है। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब एक ऐसा यूनिट जो किसी ना किसी डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और किस टाइप का डाटा होता है, क्योंकि अरिथमेटिक है और बेसिकली लॉजिकल भी है, तो अरिथमेटिक में क्या हो सकता है सर, सारी की सारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो उसमें नंबर भी आ सकता है, डेसिमल नंबर वैल्यूज भी आ सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बात कर लेते हैं एएलयू के लिए, तो एएलयू में जब डाटा प्रोसेस करना होता है हमें फास्ट, यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ किया फास्ट। जब भी आपको डाटा प्रोसेस करना होता है काफ़ी फास्ट, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, तो उसके लिए भी सर हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का यूज़ करते हैं। या फिर इतना बड़ा नहीं लिखना होगा तो सिंपल आप लिखोगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अपने हमने बेसिक पढ़ा, बेसिक में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब थोड़ा थोड़ी चीज़ें हम एडवांस करेंगे, एक एक लेवल में थोड़ा और अप करूँगा आपका, धीरे धीरे करके आपका नॉलेज बेस बढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, ताकि आपको डाउट ना हो चीज़ों में, है ना। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें यहाँ करनी है, डिस्कस करनी है और नोट भी करनी है। ऐसा नहीं है कि चलो अभी पढ़ लिया फिर हमने इसको भूल गया, तो ऐसा नहीं करना है आपने। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी धीरे धीरे करके मैं और भी जैसे वो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने अभी IEEE 754 के बारे में डिस्कस किया, तो वो हमारा 32 बिट का होता है। तो अभी धीरे धीरे करके मैं ये सारी चीज़ें आपको नोट करवाऊँगा, एकदम करवा दूँगा तो फिर आपके लिए थोड़ा हो जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी क्या बताया, फ्लोटिंग पॉइंट तो ये 32 बिट का होता है। पर वही अगर मैं बात कर लेता हूँ डबल फ्लोटिंग पॉइंट का, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 64 बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारे डाटा होता है, धीरे धीरे करके आप ऐड ऑन करेंगे। अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, बाकी जैसे जैसे मैं आगे थोड़ा मैं आपको आपका लेवल और अप करूँगा ना, तब आप काइंडली ज़रूर इन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेमोरी दैट होल्ड माइक्रो प्रोग्राम। एक ऐसी मेमोरी जो माइक्रो प्रोग्राम को होल्ड करती है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कोर मेमोरी, सेकंड दे रखा है रोम, थर्ड देखा है रैम और फोर्थ दे रखा है हमारे पास कंट्रोल मेमोरी। देखो यहाँ पे बात की है कि एक ऐसी मेमोरी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को स्टोर करती है ना। तो छोटे छोटे प्रोग्राम को कौन स्टोर करती है, हमारी कंट्रोल मेमोरी। और कंट्रोल मेमोरी कौन कौन हो सकती है, या तो हमारी रोम हो सकती है या तो हमारी रैम हो सकती है। तो छोटे प्रोग्राम, है ना, तो छोटे प्रोग्राम बेसिकली रैम रोम, या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ हमारे पास कंट्रोल मेमोरी होती है, एक फास्ट मेमोरी होती है, और एक टाइप की ना स्पेशलाइज्ड रोम होती है। ये जो हमारे पास कंट्रोल मेमोरी होती है एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रोम होती है। पर अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं एज पर ऑप्शन ये कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन किया है माइक्रो प्रोग्राम, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनको होल्ड करती है। देखिए छोटे छोटे प्रोग्राम हमें क्या करते हैं, दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता है क्या है, कंट्रोल मेमोरी ना एक हम टाइप की रोम ही है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये भी सर एक टाइप की रोम ही होती है। पर ये क्या होती है, ये डायरेक्टली सीपीयू के अंदर ही होती है, या फिर सिमको समटाइम हम इसको क्या बोल देते हैं, जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है ना, तो कंट्रोल यूनिट की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ ना, कंट्रोल यूनिट, आपको पता है कंट्रोल यूनिट काम क्या करता है। कंट्रोल यूनिट सर हमारा जितने भी बेसिकली किसी प्रोग्राम को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझना, मतलब इंटरप्रेट करना, साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट करवाना, वो सारी चीज़ें एक तरीके से कंट्रोल करवाना, तो वो सारे होते हैं माइक्रो प्रोग्राम्स। मतलब ये हमेशा माइक्रो प्रोग्राम हेल्पफुल किसके लिए होते हैं, सीपीयू के लिए हेल्पफुल होते हैं। तभी मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ये एक कंट्रोल्ड मेमोरी ही होती है। अब कंट्रोल मेमोरी इन द सेंस, चाहे रैम की वे में आप बात कर लो, चाहे आप रोम की वे में इसको बात कर लो, ये हमेशा कहाँ पे लाई करती है, ये हमेशा सीपीयू के इनसाइड लाई करती है।
ये आउटसाइड वाली मेमोरी नहीं होगी। जो हमारे पास ये मेमोरी है कंट्रोल मेमोरी, ये हमेशा सीपीयू के अंदर ही रिसाइड होती है। अब वो डिपेंड करता है कि मैंने जो अपना कंट्रोल यूनिट बनाया हुआ है, अब उसमें मैंने मतलब रोम का यूज़ किया है या फिर मैंने उसमें एस रैम का यूज़ किया है। मतलब एस रैम क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी होती है, मैंने उसका यूज़ किया है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो कंट्रोल मेमोरी इसलिए बन जाती है क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक मान लेते हैं आपको कोई प्रोग्राम चलाना है, आपको क्या करना है, दो वैल्यू को प्लस करना है। तो आप पहले ए वैल्यू लोगे, फिर बी वैल्यू लोगे, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे। इसके लिए आपको पता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट इनके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बाइफ्रिकेट करता है, इनको समझता है। जैसे मान लेते हैं पहले इंस्ट्रक्शन ली, इसने इसको इंटरप्रेट कर दिया। तो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि इसके पास कुछ तो ऐसा चीज़ होगी जिसके थ्रू ये क्या करवा रहा है, इस इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, मतलब इसको मशीनी भाषा में बदल पा रहा है। तो इसी चीज़ को क्या बोल दिया जाता है, माइक्रो प्रोग्राम बोल दिया जाता है, या फिर समटाइम इसको माइक्रो कोड भी बोल दिया जाता है। अब आप इसको ईजिली समझ पाओगे। समटाइम इसको ना माइक्रो कोड भी बोल दिया जाता है। तो माइक्रो कोड क्या करता है, बेसिकली सीपीयू के अंदर ही होता है, जो क्या करता है, अलग अलग टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, इन द एंड हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कर पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं। और इंटरप्रेट होने के बाद उसको जो हमारा हार्डवेयर होता है, या फिर सिंपल बोलूँ कि जो मेरी मशीन होती है, तो मशीन के थ्रू मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाता हूँ। तभी हम यहाँ पे क्या बन जाती है, वो कंट्रोल्ड मेमोरी हमारी बन जाती है ना। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। आई नो थोड़ा टफ हो जाती है चीज़ें। अब बेसिक आपने सब चीज़ें ने पढ़ ली है, बेसिक अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बेसिक आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा लेवल अप भी होना चाहिए आपका। ओके, तो ये सारी चीज़ आपने नोट करनी है। बाकी कल को यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि माइक्रो प्रोग्राम कहाँ पे या फिर किस मेमोरी, मतलब किस स्पेशल मेमोरी के अंदर स्टोर की जाती है, तो वो भी हमारी कंट्रोल मेमोरी ही होगी। तो ऐसे करके आपने नोट करनी है सारी की सारी चीज़ें। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद ये क्वेश्चन ना, आई थिंक JYT में माइट पॉसिबिलिटी मैंने शायद देखा था कहीं ना कहीं, पता नहीं यहाँ पे देखा था कि कहीं और देखा था, पर मैंने क्वेश्चन देखा भी था पहले भी, कि पूछा गया था कि जो हमारे पास सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मशीन ऑपरेशन को बताती हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास क्या होती हैं, सेट ऑफ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो करती हैं डिफाइन। अब देखो डिफाइन किस चीज़ को करेंगे हम, किसी ना किसी मशीन के ऑपरेशन को, मशीन ऑपरेशन, उसको क्या बोला जाता है। तो इसके दो राइट आंसर हो सकते हैं। अब देखो दो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो नाम वही होते हैं, बस अलग कर दिया जाता है। या तो उसको माइक्रो प्रोग्राम बोल दिया जाएगा, या तो उसको ऑप कोड बोल दिया जाएगा, या तो उसको माइक्रो कोड बोल दिया जाएगा। अब देखो अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आपसे एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा, तो मतलब है आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो एक्चुअल में आपके जो हार्डवेयर होता है उसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई भी टास्क इम्प्लीमेंट करवाते हो। और ऑब्वियसली करवाता कौन है, वो कंट्रोल मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसको परफॉर्म करवाने का काम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को काइंडली आप ज़रूर नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा बन जाता है। बाकी हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, है ना। जब आप आपके सिलेबस में दे भी रखा है शायद, कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके एक सिलेबस था, शायद मैंने देखा हुआ था। शायद कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके सिलेबस है, तो वहाँ उसी के ये सारे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उसी में ये सारे कंसेप्ट आते हैं कि जो हमारे पास सीपीयू मेमोरी होती है ना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी इंटरनल सीपीयू की मेमोरी होती है जो स्टोर करती है माइक्रो कोड को, तो वो कंट्रोल मेमोरी हो जाती है ना। ये बेसिकली सीपीयू की ही अपनी एक मेमोरी होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं या फिर ये क्या काम करती है, इसकी रिस्पॉन्स या फिर ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, फॉर स्टोरिंग। किस चीज़ को स्टोर करोगे, बार बार मैंने वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो कोड हो गया, ऑप कोड हो गया, तो वो स्टोर करने का काम कौन करती है, कंट्रोल मेमोरी वो करती है। अच्छा हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि माइक्रो प्रोग्राम या फिर कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग में जो कंट्रोल यूनिट है, तो ये बेसिकली आइडिया किसका था, ये एक बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि सर कंट्रोल यूनिट हमारा होता है, ये होता है, अलग अलग चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, है ना। तो जो ये कंट्रोल यूनिट का जो आइडिया था कि हम क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल यूनिट बनाते हैं,
है ना। तो इन्होंने एक आइडिया बनाया था, बट ये बेसिकली एक कंसेप्ट था एक। तो ये कंसेप्ट है, कंट्रोल यूनिट का कंसेप्ट दिया किसने था, है ना, तो ये दिया था मॉरिस ने। ओके, मॉरिस विलिक्स करके नाम था इनका। ठीक है, इसको बस एक बार चेक कर लेना, विलिक्स क्या विक्स करके ऐसा नाम था, बस इसको चेक कर लेना। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, एक आइडिया दिया गया था कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट नाम का एक कंपोनेंट भी बना सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाउ सिस्टम इंस्ट्रक्शन विल बी फेच्ड, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट, है ना, हाउ इट विल बी ऑप्टिमाइज्ड एंड हाउ इट विल बी गो थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। तो इसी वे में आपको ये सारी चीज़ें काइंडली नोट करनी है। देखो धीरे धीरे करके आपका लेवल अप होगा। अब ऐसे नहीं बोलना कि सर हमें थोड़ा टफ लग रहा है, ये लग रहा है, तो टफ तो बेटा धीरे धीरे चीज़ें टफ होंगी ही। बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी मैक्सिमम कवर करवाई दी हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई नो थोड़ा टफ हो रहा है, पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेसिक में भी ये चीज़ें आती हैं। और जब एग्जामिनर को थोड़ा सा एक लेवल अप करना होगा तो वो यही सारी चीज़ें हमसे ज़रूर पूछेगा। बाकी हमेशा याद रखना है कि जब हम कम बेसिकली हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू में हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा था जिसको हम सीयू बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट के अब आपने अलग क्या क्या नोट्स बनाने हैं, देखो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है ना। किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, कि कैसे हम किसी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेकर आएंगे, कैसे हम उसको समझेंगे, कैसे हम उसकी हेल्प से अलग अलग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, जनरेशन के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल करने का मतलब ही क्या होता है, हम क्या करवा रहे हैं, उससे टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे मुझे A+B करना है, तो पहले मुझे ए मेमोरी का जो डाटा है उसको लेकर आना पड़ेगा, फिर मुझे बी मेमोरी के डाटा को लेकर आना पड़ेगा। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डाटा ALU के पास भेजना पड़ेगा, है ना। तो ALU के पास क्या होगा, ये डाटा इवेल्युएट होगा तो आंसर कितना आएगा, 30 आंसर आएगा। फिर इस 30 डाटा को मुझे किसी नई मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे स्टेप्स तो हैं। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इनको सारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। तो यही चीज़ पूछी जाती है कि कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिग्नल जनरेट करना, तो वो कौन करता है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है, हमेशा अपने याद रखना है कि इसको हम ना दो तरीके से डिज़ाइन करते हैं, है ना, इसको हम दो तरीके से डिज़ाइन करते हैं। आई नो थोड़ा चीज़ें टफ हो रही हैं, पर काइंडली आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लें। अगर एग्ज़ाम में कोई भी इनमें से कोई चीज़ आ गई या फिर मैक्सिमम चीज़ें यही रिपीट होगी, तो आपके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा कि आपके औरों बच्चों से काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो काइंडली इन चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लें कि जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, इसको सर हम दो टाइप्स में बाइफ्रिकेट करके पढ़ते हैं। एक हमारा आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं हार्ड वायर्ड, मतलब हार्ड वायर्ड इन द सेंस अगर मैंने इसको एक बार बना दिया तो वो बना गया, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले लूँ कि आपने कोई चीज़ एक बार बना दी, है ना, तो वो बन की बनी ही रहेगी, अब वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा आता है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम्ड। अब माइक्रो प्रोग्राम का क्या मतलब है, इसको मैं अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता हूँ, जब मर्जी चाहे मैं इसको बदल सकता हूँ। पर जो हार्डवायर होता है, इसको मैं कभी भी बेटा चाह कर भी बदल नहीं सकता। जो मैंने इसको बोल दिया कि नो मैंने तुझे इस काम के लिए बनाया हुआ है, तो वो उस काम के लिए ही वो बना होगा, बाकी मैं उससे और कोई भी काम नहीं करवा सकता। पर माइक्रो प्रोग्राम में ऐसा होता है कि अब मैंने कुछ प्रोग्राम बनाया, फिर मुझे पसंद नहीं आया कि मुझे ऐसे नहीं कंट्रोल करना है, मुझे किसी और तरीके से अपना जो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर अपनी जो मेमोरी है उनको मुझे अलग तरीके से, एक तरीके से कंट्रोल करना है, तो उसको मैं अपने बिहाफ पे फिर चेंज भी कर सकता हूँ, पर हार्डवायर में चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म होता है, काइंडली इनको आप जरूर नोट कर लें। बाकी नोट करना होगा हार्डवायर होता क्या है, तो इसमें आप यही नोट कर सकते हो कि ये हमेशा सिर्फ फास्ट तो होता है, पर हार्ड होता है मॉडिफाई करने के लिए। हमेशा याद रखना है कि कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ आपने ये दोनों तो चलो पढ़ लिए, हार्डवायर पढ़ लिया, माइक्रो प्रोग्राम पढ़ लिया, फास्ट कौन होता है, सर ये फास्ट होता है। फास्ट तो होता है पर सर इसकी कमी भी तो होती है ना एक, फास्ट बट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फास्ट बट हार्डर टू चेंज इट। ओके, चेंज इट, या फिर चेंज इट नहीं लिखना होगा तो आप इसको मॉडिफाई भी आप लिख सकते हो। देन आपका जो माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें सर वही होगा कि बेसिकली सर ये हमारे पास ऐसी कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम बनाते हैं, या फिर ये यूटिलाइज करता है किस चीज़ को, ये सर हमारा यूटिलाइज करता है किस चीज़ को, ये यूटिलाइज करता है कंट्रोल मेमोरी को। ठीक है, इट यूटिलाइज द कंट्रोल मेमोरी। अब मैंने कंट्रोल मेमोरी के बारे में आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं कि कंट्रोल मेमोरी में क्या होती है, जो भी सीयू की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लिखी गई होती है कंट्रोल मेमोरी के अंदर। अब आपको लग रहा है पता कि कंट्रोल यूनिट
के अंदर हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, हार्डवायर्ड पढ़ते हैं और माइक्रो प्रोग्राम पढ़ते हैं। और माइक्रो प्रोग्राम के अंदर हम एक मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, उस मेमोरी को बोला जाता है कंट्रोल मेमोरी। और कंट्रोल मेमोरी के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम सर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है माइक्रो कोड, या फिर समटाइम इसको हम ऑप कोड भी बोल देते हैं, या फिर समटाइम इसको हम बेसिकली मतलब माइक्रो प्रोग्राम कोड भी हम उसको बोल देते हैं। ओके, तो ऐसे लिखना है कि माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं कंट्रोल मेमोरी को, किस चीज़ के लिए, टू फेच द इंस्ट्रक्शंस, टू फेच द इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे करके आप इसको नोट कर सकते हो। दो चीज़ें लग गई पता। अब देखो कंट्रोल मेमोरी है, इसका मतलब मेमोरी को मैं डाटा को चेंज तो कर सकता हूँ ना बार बार, पर कोई चीज़ जैसे मान लेते तारों से बनी हुई है, पहले से हार्ड वायर्ड है, तो मैं तारों को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, है ना। मतलब तारे, अब कोई चीज़ पहले से बन गई है ना, वो ऐसे ही काम करेगी, तो उसको मैं नहीं बदल सकता हूँ, पर प्रोग्राम को मैं बदल सकता हूँ। ओके, और प्रोग्राम की, या फिर जो माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, उसकी मेमोरी कौन सी होती है, हमारी कंट्रोल मेमोरी, उसको हम बोल देते हैं। तो काइंडली ज़रूर आप नोट कर लें। आई नो शायद आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, पर ये सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दे भी रखा हुआ है। आपके सिलेबस में ना ये चीज़ मेंशन है कि बेसिकली जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो बनता है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बन जाती हैं इंपॉर्टेंट। बाकी देखो, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने सीपीयू के बारे में अलग अलग चीज़ें आपको बताई थी, तो मैंने सीपीयू रजिस्टर के बारे में भी आपको बताया था कि हम जब मार्केट में भी कोई आइटम परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमसे जो दुकानदार है वो बोलता है कि आपको 32 बिट का लेना है माइक्रो, या फिर 64 बिट का कंप्यूटर लेना है। तो 32 और 64 बिट क्या होती है, ये बेटा उसके रजिस्टर का साइज़ होता है ना। कि जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो आपने माइक्रो प्रोसेसर लगाया होगा, वो कितने बिट के ऊपर ऑपरेट करता होगा, वो एक टाइम के ऊपर 32 बिट के ऊपर ऑपरेट करता होगा, और दूसरा क्या करता है, एक टाइम के ऊपर 64 बिट के ऊपर ऑपरेट करता होगा। तो रजिस्टर का ही एक एक लेवल अप में आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं इसी कॉन्टेक्स्ट में, माइक्रो प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं सिंपल बोलता हूं कि आप मुझे बताओ कि सीपीयू रजिस्टर जो होल्ड करता है एड्रेस का, है ना। मैं सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक हमारे पास क्या होता है, सीपीयू का रजिस्टर होता है, जो क्या करता है, उसका मेन काम होता है क्या करना, होल्ड करना है। किस चीज़ को होल्ड करेगा, एड्रेस का, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, आई नो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारे पास अलग अलग रजिस्टर होते हैं, उसमें से एक रजिस्टर आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है सर, हमारा नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है ना, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वो स्टोर करता है। पर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमारे जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं, उसमें से एक रजिस्टर ऐसा होता है जो क्या करता है, होल्ड करता है फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, या फिर सॉरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। मैंने बस टर्म चेंज कर दी, बाकी कुछ नहीं लिखा मैंने। जहाँ पे आप एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, वहाँ पे मैंने एक शब्द ऐड कर दिया, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन वही है, बस टर्म मैंने चेंज कर दी, है ना। नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, टू बी फेच्ड। तो ये कौन सा हो जाएगा सर, ये कौन सा है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि एक ऐसी मतलब एड्रेस भी होता है, या फिर एक ऐसा रजिस्टर भी होता है जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करता है ना। तो वो कौन सा होता है बेटा, उसको बोलते हैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। और एग्जाम में ना CAR करके लिखा होगा उसको, है ना। तो कार नहीं है ये, इसको बेसिकली बोला जाता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। आई नो थोड़ा थोड़ा आपका माइंड बस्ट हो रहा है, बट ये सारा डाटा ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो काइंडली जरूर जो नोट कर रहे हैं ना, काइंडली इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप जरूर नोट कर लें। बाकी इसके अलावा माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसको हम CDR मतलब कंट्रोल डाटा रजिस्टर भी बोल देते हैं, या फिर कई बार उस टर्म को हम कंट्रोल बफर रजिस्टर भी बोल देते हैं, है ना। तो चलो वो सारी चीज़ें अभी नहीं नोट करवाऊंगा, नहीं तो आपका माइंड बस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी धीरे धीरे करके जितना हम लेवल अप करते रहेंगे, तो वैसे वैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाता रहूँगा। पर जो चीज़ें अभी लिखवाई है ना, तो काइंडली जरूर आप इन चीज़ों को नोट करके लिख लें अपने कॉपी पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस इन्वेंटेड बाय डॉक्टर बॉबेक इन 1960 फॉर मास स्टोरेज। देखो आप जब भी मास स्टोरेज की बात करते हो, मास स्टोरेज होते कौन से हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होगी, है ना, लाइक आपका एक मैग्नेटिक टेप वगैरह होगी, है ना। तो ये सारे उन चीज़ों की बात की, तो 1966 में ना जो मास स्टोरेज हमारे पास बनाया गया था, डिवाइस बनाया गया था, किस चीज़ के लिए, मास स्टोरेज ऑफ डाटा।
उसका नाम क्या था, उस चीज़ का नाम क्या था, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम मैग्नेटिक बबल स्टोरेज हम उसको बोल देते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है मास स्टोरेज, तो मास स्टोरेज इनमें से कौन सा देता है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक बबल स्टोरेज वो देती है। और ये कहाँ पे बना था, ये बेसिकली डॉक्टर बॉबनेक के द्वारा ये बनाया गया था। पहला पॉइंट तो ये बन जाता है। बाकी इनका नाम ना पूरा एंड्रयू था। ओके, इनका नाम क्या था, एंड्रयू, है ना। एंड्रयू मतलब डॉक्टर एंड्रयू बॉबनेक करके नाम था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे एंड्रयू आप नोट कर लेना इसको, है ना। एंड्रयू बॉबनेक के द्वारा ये बनाया गया था 1966 में। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और देखो मैक्सिमम चीज़ें कहाँ पे बनी है सर, हमारी बेल लैब में बनी है। तो ये भी हमारा बेल लैब्स में ही इन्वेंट हुआ था। तो ये बेसिकली इस मेमोरी को क्या नाम दिया गया था, ये हमारे पास मैग्नेटिक बबल हमारे पास मेमोरी थी, जो एक टाइप की, क्योंकि देखो मास स्टोर है, मतलब आप डाटा क्या कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप किस टाइप का डाटा स्टोर करोगे सर, हमेशा नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम परमानेंट भी बोल देते हैं। आप क्या कर रहे हो, परमानेंट डाटा का आपने एक इन्वेंशन कर दिया, और वो इन्वेंशन कौन सा था, मैग्नेटिक बबल स्टोरेज, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो, पर कैसे स्टोर करते हो, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड। ओके, तो जो आपके पास ये मैग्नेटिक बबल स्टोरेज थी ना, इसमें बस आप ये दो तीन चीज़ें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बन जाती है कि यहाँ पे हम क्या करते थे, हम जो डाटा स्टोर्स करते थे, मतलब जो डाटा हम यहाँ पे स्टोर करते थे, या फिर जो हम बिट्स यहाँ पे स्टोर करते थे, तो उसमें हम कैसे स्टोर करते थे, बिट्स एज, या फिर स्टोर बिट्स एज कैसे हम करते थे, हमारे पास क्या होते थे, टाइनी प्लस मूवेबल। टाइनी प्लस मूवेबल क्या होती थी हमारे, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, बबल है। बबल इन द सेंस मतलब एक गुलाई में होगा, तो गुलाई इन द सेंस साइलेंड्रिकल, साइलेंड्रिकल मैग्नेटाइज्ड एरिया। ओके, और इसके ऊपर क्या होता था, इसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म होती थी, विद अ थिन फिल्म। थिन फिल्म मतलब पतली किसी कोटिंग होती थी हमारे पास, मैग्नेटिक कोटिंग। ओके, एक पतली सी कोटिंग होती थी, फिल्म, फिल्म मतलब किसकी फिल्म होती थी बेसिकली, वो हमारे पास मैग्नेटिक की फिल्म होती थी। ये आपने ज़रूर नोट करना है, मतलब ऐसे समझ लो कि आपके पास ना एक ऐसे करके आपका आपने एक मेमोरी बना दी सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे मेरी थोड़ी डायग्राम अच्छी नहीं है, बस आप इसको ऐसे समझ लो कि ऐसे करके आपका ये सिलेंडर आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से इसको ना पूरा पूरा कोट कर दिया है ना। इसको क्या किया, पूरा पूरा कोट कर दिया गया, ऐसे समझ, पूरा पूरा कलर इसको कर दिया हुआ है। एक सिलेंडर को क्या कर दिया, कलर यहाँ पे कर दिया हुआ है। तो जो भी डाटा है उसको इसके ऊपर क्या किया हुआ, हल्की सी मतलब मैग्नेटाइज की पट्टी कर दी है ऐसे करके। ओके, और जो ये सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर घूमेगा ऐसे करके, ये घूमेगा, है ना। ऐसे करके ये घूमेगा, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो ये सारी क्या होगी, पट्टी होगी। और इस पट्टी के ऊपर क्या करते थे, इस पट्टी के ऊपर जो भी डाटा आपको लिखना होता था, है ना, आप क्या करते थे यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटाइज्ड, आप जो बेसिकली पोल्स होते हैं उनको आप क्या करते थे, चेंज करते थे, है ना। बेसिकली नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से, है ना। होता क्या है, आपको पता है दो ही पोल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास नॉर्थ पोल होता है, आपके पास साउथ पोल होता है। ठीक है, आपके पास नॉर्थ पोल होता है, और एक के पास क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो वैल्यू आपकी 1 को रिप्रेजेंट कर देता था, और जो साउथ पोल था वो आपकी 0 को रिप्रेजेंट कर देता था। और मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा ड्रम है, इसके अंदर मुझे कोई डाटा लिखना है। मुझे क्या डाटा लिखना है, मान लेते हैं मुझे लिखना था 110110, ऐसे करके मुझे डाटा लिखना था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली नॉर्थ वाले को ऊपर कर दूंगा, फिर नॉर्थ वाले को ऊपर कर दूंगा, फिर साउथ वाले को नीचे कर दूंगा, फिर नॉर्थ वाले को ऊपर, फिर नॉर्थ वाले के ऊपर, फिर साउथ वाले को नीचे। इसका मतलब है क्या है कि ये मैंने लिख दिया मेमोरी के ऊपर, और ये क्या एक्चुअल में मेरा बाइनरी में क्या डाटा होगा, मेरा ये वाला वो बाइनरी में डाटा होगा। तो ऐसे करके ये इन्वेंशन हुई हैं। इसके बाद मैग्नेटिक हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह भी आई हैं बाद में। तो ये सारी चीज़ें भी आपने नोट करनी है। बाकी मैग्नेटिक कोटिंग या फिर ये फ्लैट बेड हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क हम बोल देते हैं, हार्ड डिस्क बोल देते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि आप बताओ कि राउंड या फिर फ्लैट प्लेट कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग, तो वो कौन सी होती है हमारे पास, वो भी मैग्नेटिक डिस्क की हमारे होती है। बाकी इसके अलावा जैसे हमने हिस्ट्री, मैंने आपको बताया हुआ है कि पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया था। देखो दो क्वेश्चन बताए थे मैंने। पंच कार्ड, अगर आप बात कर रहे हो एक डिवाइस की, है ना, वो डिवाइस कौन था, जहाँ पे आप जैकर्ड लूम की बात कर रहे हो, तो वो जोसेफ मैरी जैकर्ड ने उसको इन्वेंट किया था। पर अगर बात कर रहे हैं हम पंच कार्ड इन कंप्यूटर, पंच कार्ड कंप्यूटर में किसने बनाए थे, हमारे हरमन हॉलरिथ ने इसको बनाया था।
तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको ज़रूर आप नोट करें। ऐसा नहीं समझना कि बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद हो गई है तब तो चलो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद हुई है तो जितना आप रिपीट करोगे, याद करोगे, उतना ही ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। बाकी यहाँ पे जैसे हम बात, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप दे रखी है, तो इसका बस यही क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी हमारे पास मतलब मैग्नेटिक टेप स्टोरेज का एक ही क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा मेथड स्टोर करती है, मतलब कौन सा ये मेथड यूज़ करती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो इसमें जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं, हमेशा याद रखना है, हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल डाटा स्टोर करते हैं। मतलब जो भी डाटा होता है इसको सीक्वेंस की वे में स्टोर करते हैं। तो सारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर नोट करके लिख लें। बाकी बबल मेमोरी या फिर ये मेमोरी है ना, तो ये धीरे धीरे करके और भी हम जैसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। चलो आपके लिए मैं छोटे से 2-3 क्वेश्चन देता हूँ जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, है ना, फिर हम इस क्लास को आज क्लोज कर देते हैं यहाँ तक। सिंपल 2-3 इंपॉर्टेंट आपको होमवर्क देता हूँ। फर्स्ट आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, क्या मुझे बताओ, सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि पेपर मीडिया, जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप इनकोड कर सकते थे, कैसे, इनकोड विद होल्स। एक ऐसा आपका पेपर का मीडिया था जिसको आप, जिसके अंदर आप छेद वगैरह कर सकते थे, और इसकी हेल्प से आप क्या करते थे, किसी भी डाटा या फिर बाइनरी डाटा को रिप्रेजेंट करते थे। सिंपल बोलो मैं, किसी भी बाइनरी डाटा को आप रिप्रेजेंट कर पाते थे। तो वो कौन सी आपकी मेमोरी होती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन, आप क्वेश्चन ये आपका। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। बैकअप के लिए, ठीक है, बैकअप जो आज आज भी काफ़ी यूज़ करती हैं, ठीक है, मतलब मास बैकअप, ऐसे कर लो इसको, मास बैकअप के लिए, या फिर इसको हम बोलते हैं डाटा को आर्काइव करना, आर्काइविंग करना किस चीज़ को, डाटा को। तो इसके लिए हम किस बेसिकली स्टोरेज का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो इसका राइट आंसर होगा। देन मैं थर्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जब क्या हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, उसमें जो आपका सेक्टर होता है, ठीक है, सेक्टर कितने बाइट का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है पहले, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए देखना है आपको कितनी चीज़ें याद है। कि सेक्टर कितने बाइट्स का होता है, पेपर मीडिया जिसके ऊपर आप डाटा लिख पाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, और जो मास बैकअप के लिए आप यूज़ करते हो एक स्टोरेज मीडिया, वो कौन सा होता है। 3 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, तो काइंडली आप जरूर इनको कमेंट करें। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या आपके मन में कोई भी क्वेरी रहती हो ना, जो हम सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो काइंडली वो साथ साथ में बता दिया करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको मैं वो चीज़ें वो कन्वे कर पाऊँ। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो